Hello everyone, this is Aditya Singh, your asset and welcome back to your YouTube channel Asset B। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की सिविक्स का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिविक्स का चैप्टर 5। इसमें इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पावर शेयरिंग हुआ है हमारे कंट्री में और बाकी की कंट्रीज़ में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड द मूवमेंट, यानी जो लोगों का संघर्ष रहा है और जो आंदोलन रहे हैं। तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि हमने पहले वाले चैप्टर में इसके पढ़ रखा है कि लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है वो क्यों ज़रूरी थी, और सरकार जो है वो अलग अलग तरीके से, या बात करें अलग अलग जो सोशल ग्रुप हैं वो कैसे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं पावर शेयरिंग में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को पढ़ना है कि उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए कि जो हमने ऊपर इसके ऊपर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं, जो दबाव हैं, जो लोग पावर शेयरिंग के हक में आते हैं वो इनसे मुक्त नहीं रह सकते। बात करें लोकतंत्र में उनके हितों की और उनके नज़रियों का टकराव चलता रहता है। तो हितों के लिए और नज़रियों के इस जो लड़ाई है इसके अलग अलग तरीके संगठित होते हैं। जिसके पास सत्ता होती है उसमें परस्पर विरोधी मांग होते हैं और दबाव में संतुलन बैठाना पड़ता है। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है जो अब विरोधी मांग है और जो दबाव है उसके बीच में लोकतंत्र जो है एक शेप पाता है। तो साथ ही साथ हम लोग इसमें और भी ये भी जानेंगे कि जो आम नागरिक है उसके कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से उसके संगठन हैं जिसके सहारे लोकतंत्र में वे अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहले हम लोग एक केस स्टडी करेंगे आपके नेपाल का, यानी पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोल्विया और जो है नेपाल में किस तरह से लोगों का स्ट्रगल देखने को मिलता है। तो देखिए, डू यू रिमेंबर दैट the story of the triumph of democracy in Poland? We studied it last year in the first chapter of class 9th. The story remains us about the role played by the people in the making of democracy. Let us read two recent stories of that kind and see how power is exercised in the democracy. क्या आपको याद है कि पोलैंड में जो लोकतंत्र की जीत हुई थी वो किस तरह से हुई थी? इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 9th की बुक में पढ़ रखा है। यह कहानी हमें जो है लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती है। तो चलिए आइए दो तरह की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें हेडिंग है आपका मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन द नेपाल। नेपाल में जो है लोकतंत्र का आंदोलन किस तरह से हुआ। तो सन 2006 की बात करें तो अप्रैल महीने में नेपाल में एक जो है बहुत बड़ा जन आंदोलन जो है खड़ा हो गया। शायद आपको याद हो कि नेपाल में जो डेमोक्रेसी है उसकी जो तीसरी लहर है वो देशों में एक है, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में जो है कायम हुआ था और नेपाल में राजा जो थे वो औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक जो पावर शेयरिंग है, जो सत्ता है, वो उसके प्रयोग जो है जनता के द्वारा जो रिप्रेजेंटेड जो लीडर हैं उनके हाथों में था। तो अत्यधिक जो है राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में जो है राजा वीरेंद्र की हत्या हो जाती है। नेपाल के जो नए राजा थे ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित जो सरकार थी उसकी अलोकप्रियता और बात करें कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। तो होता क्या है कि सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री के उनको जो है अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर देते हैं। 2006 की अप्रैल में बात करें, जो आंदोलन जो उठ खड़ा हुआ था उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथों से लेके दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। बात करें संसद की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में तो एक 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदल का जो सप्तदलीय जो गठबंधन सरकार थी, जिसको कह सकते हैं आप SPA, बनाया गया और नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है उसमें 4 दिन के बंद का आह्वान भी किया गया। और इस प्रतिरोध के कारण जल्दी ही जो है इमरजेंसी रूप से पूरा लॉकडाउन ये रूप ले लेता है और जो है इसमें माओवादी जो हैं और जो अन्य संगठन हैं ये सभी साथ में भाग ले लेते हैं। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आते हैं। लगभग 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की जो है बहाली की मांग कर रहे थे। और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे अगर बात करें सुरक्षा बलों की तो एक न चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की लगभग 3 से 5 लाख तक संख्या पहुंच जाती है और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया कि राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत भी देने की घोषणा की, जिससे कि आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। तो नेता अपनी मांग पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने और एक नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का ये जो है अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हो गया, मजबूर हो गया। SPA ने जो है गिरिजा प्रसाद कोराइला को अंतरिम सरकार
और प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और इसने जो है अपनी बैठक में कानून भी पारित किए। इस कानून के सहारे जो राजा की अधिकांश शक्तियां थी वो वापस ले ली गई थी। नए संविधान सभा के जो निर्वाचन के तौर तरीके थे उसमें एसपीए और माओवादियों के बीच में सहमति बनाई गई। 2008 में बात करें, राजतंत्र को खत्म किया गया और नेपाल में जो है संघीय लोकतांत्रिक जो गणराज्य है वो बन गया। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष जो है पूरे विश्व के जो डेमोक्रेटिक लवर हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो ऊपर आप फिगर देख सकते हैं, नेपाल के लोग हैं इसमें और राजनीतिक दल एक है, उसमें रैली में लोकतंत्र की बहाली के लिए लोग मांग कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा क्राउड है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो था नेपाल का। अब देखेंगे हम लोग बोलीविया का किस तरह से वहाँ पे रिवोल्यूशन टाइप के मोमेंट होते हैं। तो देखिए बोलीविया में ना वाटर वार हुआ था। द स्टोरी ऑफ पोलैंड एंड दैट ऑफ नेपाल अप्लाई टू द स्ट्रगल फॉर स्टेब्लिशिंग और रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी। यानी कि यहाँ पर नेपाल और पोलैंड की जो कथाएं हैं, लोकतंत्र की स्थापना हुई और उसके फिर से उनकी बातें को बताती है ये जो युद्ध हुआ। लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलीविया में जो लोग थे वो पानी के निजीकरण के लिए खिलाफ में एक सफल संघर्ष जो है कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जो जीवंतता है वो जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता होता है। तो बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है जो कि विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जो जल आपूर्ति है उस पर अपना नियंत्रण जो है छोड़ने के लिए दबाव डालती है। सरकार ने कोचम्बा शहर में जलपूर्ति के लिए एक अधिकार और मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया था। तो इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना जो है ग्रोथ ला दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया दाम। तो अनेक लोगों का पानी का जो मासिक बिल था वो 1000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया में औसत जो लोगों की आमदनी थी वो 5000 रुपये थी, 5000 रुपये महीने थी। तो इसके फलस्वरूप जो है बहुत ज़्यादा मास जो है ये वार के रूप में ये फैल गया, जनसंघर्ष भड़क उठा। बात करें सन 2000 सन की जनवरी में, तो श्रमिक जो थे, जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता थे और जो सामुदायिक नेता थे, इनके बीच में गठबंधन ने आकार ग्रहण किया। इस गठबंधन ने जो है शहर में जो है 4 दिनों तक की कामयाब आम हड़ताल हुई और सरकार बातचीत के लिए राजी भी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने जो है बहुत बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन जनता की बात करें, ताकत के आगे जो मल्टीनेशनल कंपनियां थीं, इनके अधिकारियों को अपना शहर छोड़ के भागना पड़ा। सरकार को जो आंदोलनकारियों की सारी मांगे माननी पड़ी और बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां थी मल्टीनेशनल, ये इनके साथ किया गया जो करार था वो सब भी रद्द कर दिया गया। जल आपूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। तो इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध से जाना जाता है। तो अभी तक आप ये यहाँ पे देखिए कह सकते हैं कि क्या आप यह बताना चाहते हैं कि हड़ताल, धरना और जो प्रदर्शन है और जैसे लॉकडाउन जैसी चीज़ें लोकतंत्र के लिए अच्छी हैं? तो कभी कभी करना पड़ता है भाई, बिना किए ना लोगों को समझ में नहीं आता है। अब देखेंगे हम लोग डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल, लोकतंत्र और जनसंघर्ष। तो देखिए ये जो हम लोग ने 2 स्टोरीज देखा, इसका बड़ा अलग अलग अर्थ है, ठीक है। नेपाल में जो आंदोलन का लक्ष्य था वो लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलीविया में जो जनसंघर्ष था उसमें निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया था। बोलीविया का जो जनसंघर्ष है सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में जो आंदोलन चला है वह इससे तय हुआ कि भाई देश की जो राजनीति है उसकी नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष में सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर जो थे वो अलग अलग थे। तो इन अंतरों के बावजूद भी दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो डेमोक्रेसी के अतीत और फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ये 2 कथाएं जो है राजनीतिक संघर्ष का एग्जाम्पल है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर शामिल होती है। जन समर्थन की जो सार्वजनिक चीज़ें हैं वो विवाद को उस परिणाम तक पहुंचा देती हैं। तो इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका बहुत ज़्यादा निर्णायक रहती है। अगर आपको क्लास 9 की बुक से पहले की चैप्टर अगर याद हो तो आप जान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। हम लोगों ने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, फिर रशिया में कैसे हुआ था, है ना। तो इस तरह के हम 2 एग्जाम्पल से कुछ नॉर्मल निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई लोकतंत्र का
जो लोकतंत्र का जो जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, और यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी आम सहमति से हो जाएं, और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो, फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा कि भाई बिना किसी बहस के कोई चीज़ अच्छी हो जाए। तो लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी जो होती है ना, वो अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच में स्ट्रगल होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, अथवा वहाँ के लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में लगी हुई हों। सेकेंड क्या बात है, हम लोग समझ सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जो है जनता की बहुत ज़्यादा लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कि कभी कभी इस संघर्ष का समाधान जो संस्थाएं हैं, संसद है या फिर न्यायपालिका के जरिए भी हो जाए, लेकिन जब विवाद ज़्यादा गहरा होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। तो ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं, बल्कि वहाँ की जनता, जो बाहर की जनता है, उसके माध्यम से होता है। तीसरी बात हम लोग ये समझ सकते हैं कि ऐसे जो संघर्ष हैं इसमें इन लोगों का आधार क्या होता है, राजनीतिक संगठन होता है। तो यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में खुद से ही स्वतः ही सारी चीज़ें होने का भाव कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की जो ये सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए बहुत ज़्यादा कारगर हो जाती है। संगठित राजनीति की बात करें हम लोग तो कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक दल हों, दबाव समूह और आंदोलनकारी का समूह भी शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या इसका मतलब यह हुआ कि जिस पक्ष ने ज़्यादा संख्या में लोग जुटा लिए वो अपना चाहा हुआ सब कुछ हासिल कर लेगा? क्या हम मान लें कि लोकतंत्र का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस? नहीं भाई, प्रभाव जरूर पड़ता है कि आपके पास आपके फॉलोअर ज़्यादा है तो आपकी बात जो है ज़्यादा सुनी जाएगी, ज़्यादा जल्दी से आप लोगों तक सब अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप चाहेंगे वही होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ पर जस्टिस है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे कोई मनमानी नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए क्या पढ़ा क्या समझा में बताया जा रहा है कि 1984 में कर्नाटक सरकार ने जो है कर्नाटक पल्प बोर्ड लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई। इस कंपनी का लगभग 30,000 जो है हेक्टेयर जो जमीन है वो 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में दे दी गई लोगों को। तो इसमें से अधिकांश का जमीन का जो इस्तेमाल है उसका यूज जो है किसानों ने अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में किए। कंपनी ने इस जमीन पर यूकेलिप्टस का पेड़ लगाना शुरू कर दिया। इन पेड़ों का यूज जो है कागज बनाने की और लुगदी तैयार करने के लिए किया जाना था। बात करें 1987 में कित्तिको हचिक्को यानी तोड़ो और रोपो का नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ। इसमें अहिंसक जो प्रतिरोध का रास्ता लोगों ने चुना और लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ पौधों को तोड़े और इनकी जगह वैसे ही पेड़ के बिचड़े लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। तो नीचे कुछ समूहों के नाम दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी समूह में होते तो अपने पक्ष के समर्थन में क्या दलील देते? आप किसके साथ रहेंगे? स्थानीय किसान के, जो पर्यावरणवादी हैं, लोग कार्यकर्ता हैं, उनके साथ रहते, या फिर उस कंपनी में काम करने वाले अधिकारी, या फिर कागज के आप डीलर होते, उपभोक्ता होते, तो किस पक्ष में आप जाना चाहते हैं? तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो भाई लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो सब कुछ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मोबिलाइजेशन और यानी कि लामबंदी और संगठन। तो आइए देखते हैं हम लोग ऊपर को जो एग्जाम्पल हम लोग देखा उसकी तरफ लौटते हैं और बात करते हैं कि उन संगठनों की जिनके बूते ये संघर्ष सफल हुए। हमने देखा कि नेपाल में जो है अनियत काल के लिए जो है हड़ताल का आह्वान जो है 7 दलों के गठबंधन यानी SPA ने किया था। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए थे जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस जन संघर्ष के पीछे सिर्फ SPA ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की ने भी भाग लिया था, जिससे जो है संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं था। तो यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध जो है बहुत बड़ा संघर्ष चला रही थी और इसने जो है नेपाल के एक बड़े हिस्से पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था। तो नेपाल के जो संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा जो अनेक संगठन शामिल थे, सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके जो साथ के लोग थे इस आंदोलन में भाग लेते हैं। तो अन्य जो बचे अनेक संगठन थे, मसलन बात करें मूल निवासी लोगों के संगठन और शिक्षक, टीचर लोग, वकील लोग और मानवाधिकार के जो कार्यकर्ता थे, इन लोगों के समूह ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। तो पानी के निजीकरण के खिलाफ अगर बात करें बोलिया में, तो जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की थी। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है फेडकोर नामक एक संस्था थी, उसके संगठन था, उसी ने किया था। तो इस संगठन में इंजीनियर, पर्यावरणवादी हैं समेत कई स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाने मजदूरों के संगठन के परिसंघ और कोचंबा विश्वविद्यालय के छात्रों, शहरों में बढ़ती बेघर बार जो बच्चों की आबादी का समर्थन मिला था। तो इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया था। 2006 में बोलिविया में जो है सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता
हासिल हो जाती है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स हम जान सकते हैं क्या कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। एक तो लोकतंत्र में से किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में जो है जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका होता है। इसके अलावा जो पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है, जो सरकार बनाई जाती है। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदार नहीं करता है। संभव है कि नागरिक की जो इच्छा ना हो या फिर प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे ज़रूरत न महसूस होती हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास इसके लिए ज़रूरी कौशल टैलेंट ना हो, वो जानता ही ना हो कि क्या होना है, कैसे करना है। तो ऐसे में सिर्फ जो है वो वोटिंग करके जो है राजनीति में अपनी हिस्सेदारी कर लेता है। तो इस ऐसे अनेक बहुत सारे ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नज़रिए का इजहार कर सकते हैं। तो लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों के लिए या फिर नज़रिए को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां भी कर सकते हैं। इससे जो है हित समूह अथवा दबाव समूह भी कहा जाता है। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए भी अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं और ऐसे समूहों को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे समूहों को मूवमेंट कहा जाता है या फिर आंदोलन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि मुझे यह जो मोबिलाइजेशन है इसका जुमला पसंद नहीं आता। ऐसा जान पड़ता है कि मानो आदमी न हुए आलू के बोरे हैं, जहां मन किया उधर ही ढकेल दो, सब उधर ही चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग इसमें दिया है दबाव समूह और आंदोलन, यानी कि प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो देखिए प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज बट अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट अटेम्प्ट टू डायरेक्टली कंट्रोल और शेयर पॉलिटिकल पावर। यानी संगठन के अलावा दबाव समूह सरकार की जो नीतियां हैं वो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन अगर बात करें हम लोग राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य जो होता है वो सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना या फिर उनमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान रूप से जो काम करने वाले लोग हैं पेशे से और उनके हित की आकांक्षा या फिर मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब एक साथ आते हैं तब इस तरह का जो है प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट होता है। तो ऊपर डिस्कशन में हमारा सामना कुछ ऐसी ही बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में जो भी कुछ जनसंघर्ष हुआ उसमें लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया उसको जो है। तो हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन आ जाते हैं। दबाव समूह के समान जो है आंदोलन की भी जो है चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने की बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात करें दबाव समूह के अपोजिट जितने भी मूवमेंट हैं इसमें संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलनों में जो है फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की जो है खुद की भागीदारी पर निर्भर होता है, न कि दबाव समूह पर। तो ये अखबार के कुछ कतरन हैं जिनमें बताया गया है कि दबाव समूहों का क्या क्या इच्छाएं रही हैं उनकी और क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं कि वे क्या मांग कर रहे हैं। तो देखिए भोपाल का यहाँ पर दिया, भोपाल गैस विक्टिम गेटिंग सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। और यहाँ पर देखिए ओनली वे फॉरवर्ड फॉर जॉब ग्रोथ, जॉब के लिए यहाँ पर हो रहा है। रॉज होप दैट देयर साइड ऑफ द स्टोरी विल बी हियर टू। तो इस तरह से बहुत से यहाँ पर आप ऊपर फिगर देखिए, मुंगेरी लाल के सपने जारी रहते हैं, गरीबी हटाओ, है ना, फील गुड, ये सारी चीज़ें। तो अब ये बाकी का पार्ट हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस में। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी कि वर्ग विशेष के लिए जो हित सामूहिक बातें हैं और जन सामान्य के लिए जो उनके भलाई की बातें हैं उनके कौन कौन से ग्रुप हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियोज़ में। ओके, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।